नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 समाप्ति की ओर है। 31 मार्च 2023 को आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो है वो समाप्त हो जाएगा और आप न्यू फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर एंटर हो जाओगे। तो अधिकतर अकाउंटेंटों के बीच में बात चलती है कि भैया फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है और बड़ा लोड है। बट बीइंग एन अकाउंटेंट, 15 साल से मैं अकाउंटेंसी कर रहा हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि 31 मार्च को कुछ स्पेशल होने वाला है। अगर आप YouTube पे भी जाएंगे तो बहुत सारी वीडियोस आएंगी कि भैया ये कर लो, वो कर लो, नेगेटिव कैश ठीक कर लो, ये वो दुनिया भर की बातें। बट रियलिटी बता रहा हूँ कि अकाउंटेंट का काम करते हुए मुझे 15 साल हो गए, बट मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि 31 मार्च को ऐसा कौन सा स्पेशल काम हमें करना होता है जो कि पूरे 12 महीने में नहीं करना होता। तो वही कन्फ्यूजन मैं आज आपका जो है दूर करने वाला हूँ कि भैया ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना है ईयर एंड पे नहीं, बल्कि ये तो हमेशा ही करना है। ईयर एंड तो हेडेक इसलिए डाल दी है क्योंकि माहौल बना हुआ ना फाइनेंशियल ईयर क्लोज वाला। तो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे कुछ स्पेशल कुछ नहीं करना होता है, बट जो पूरे साल या आपको अपने अकाउंटिंग में करना होता है वो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट है, केवल एक ही ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जिससे कि आपकी अकाउंटिंग जो आपको चार चांद लगा सकती है या आपके फाइनेंशियल जो अकाउंट्स हैं वो अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये समझो कि जो भी आपके फाइनल अकाउंट होते हैं, फाइनल का मतलब क्या होता है? अंतिम। दैट मीन्स के रिजल्ट है। तो फाइनल अकाउंट आपका रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? आपकी रिकॉर्डिंग का रिजल्ट है। तो सबसे पहले तो अपनी रिकॉर्डिंग ठीक होनी चाहिए, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, अपने पूरे कोर्स में बोलता हूँ कि अकाउंटिंग में कुछ भी स्पेशल सीखने की जरूरत नहीं है, बस अपनी रिकॉर्डिंग ठीक कर लो, क्योंकि बाकी का सारा काम तो आपका सॉफ्टवेयर ही कर देगा। बट चूंकि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग की बात करें तो मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, जिससे कि आपका दिमाग जो है स्ट्रेस भी हल्का हो जाएगा और आपको भी ये फाइनल अकाउंट के हुआ से नहीं लगेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमारे बेसिकली पेड कोर्स का मटेरियल है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ऐसा कौन सा काम है जो आपको ईयर एंड पे करना है या हमेशा पूरे साल करना ही करना है, बट ईयर एंड पे वो थोड़ा सा और ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। अब जो इसका रिप्लाई जो आपके सामने आने वाला है, जो लाइन में लिखने वाला हूं, इस लाइन में आपका सारा फाइनल अकाउंट और सारी वर्किंग जो ईयर एंड की है वो सब इसी लाइन में मिक्स हो जाएगी। ये लाइन आपको किसी किताब में, किसी गूगल में नहीं मिलने वाली है, किसी यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलने वाली है। तो फाइनल अकाउंट ऐसा होता क्या है भाई? बेसिकली फाइनल अकाउंट सीए साहब ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर रहे? तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सीए साहब क्या करते हैं? सीए साहब करते हैं भैया ऑडिट। सीए साहब क्या करते हैं? आपकी बुक्स की ऑडिट करते हैं। तो क्यों ना ऐसा काम आप करो कि सीए की ऑडिट से पहले आप अपनी ऑडिट ही कर दो। सीए की ऑडिट से पहले आप अपनी ऑडिट कर दो। सीए साहब उसमें क्या ऑडिट करेंगे? तुम खुद ही अपनी ऑडिट कर दो। तो भैया ये अपनी ऑडिट होगी कैसे और ऑडिट है क्या? अब ऑडिट के लिए लंबी चौड़ी तो बातें बहुत सुनी होंगी, बट मैं ऑडिट आपको 2 लाइन में खत्म कर देता हूं कि ऑडिट होता क्या है। तो भैया फाइनल अकाउंट क्या है या ऑडिट क्या है या आपके सीए साहब जो है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या देखते हैं और क्या करते हैं, उसका जवाब आपके सामने लिखा हुआ है। सो फाइनल अकाउंट क्या है? इट्स ऑल अबाउट रिकंसिलिएशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड कंपैरिजन विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। बस इतना सा काम कर लो, फाइनल अकाउंट डन। तो यहां पर करना क्या है? फाइनल अकाउंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो है रिकंसिलिएशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है रिकंसिलिएशन। किसका रिकंसिलिएशन? चाहे वो जीएसटी का रिकंसाइल करो, बैंक को रिकंसाइल करो, डेटर को रिकंसाइल करो, क्रेडिटर को रिकंसाइल करो, कैश को रिकंसाइल करो, स्टॉक को रिकंसाइल करो। रिकंसिलिएशन बस इंपॉर्टेंट है, आपको करना है रिकंसाइल। किसको? करंट फाइनेंशियल ईयर को रिकंसाइल करना है और कंपैरिजन करना है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के साथ। जो पिछले साल की जो आपका डाटा था, चाहे वो खर्चा था, चाहे वो सेल थी, चाहे वो परचेज थी, उसके साथ आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। अब ये कंपैरिजन कैसे किया जाता है और रिकंसाइल किया जाता है, वो भी मैं बहुत आसानी से अभी आपको सारी कहानी बताने वाला हूं। इस पॉइंट पे मैं दोबारा से थोड़ा सा जोड़ देता हूं। फाइनल अकाउंट क्या है या ईयर एंड पे आपको क्या करना है? इधर उधर की फालतू बातों को मत सुनो और अपने दिमाग पे लोड मत लो। पूरे साल में जब तुमने कुछ काम नहीं किया तो ईयर एंड पे कुछ स्पेशल तो नहीं करने वाले हो, है ना? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है रिकंसाइल। किसको रिकंसाइल करना है? करंट फाइनेंशियल ईयर को। अब रिकंसिलिएशन की एक खास बात यह कि अगर आप एक चीज को रिकंसाइल करते हो तो आपके मल्टीपल लेजर रिकंसाइल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बैंक को रिकंसाइल करते हो तो बैंक से रिलेटेड जितने लेजर हैं, जैसे बैंक में किसका? पार्टी का पैसा आता है, आप पार्टी को पैसा देते हो, बैंक चार्जेस है, कैश है, कैश डिपॉजिट करते हो, कैश निकालते हो, तो मल्टीपल लेजर जो कि एसोसिएट है बैंक से
वो सारे ही रिकंसाइल होना ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं। तो ये कोई बहुत लंबा चौड़ा टास्क नहीं है। मान लो अगर आप सेल को रिकंसाइल करते हो तो आपके सारे डेटर ऑटोमेटिकली रिकंसाइल होना चालू हो जाते हैं। आप परचेज को रिकंसाइल करते हो तो आपके क्रेडिटर रिकंसाइल होना चालू हो जाते हैं। आप कैश को रिकंसाइल करते हो तो आपके कैश के खर्चे, बैंक में जो कैश जमा करा, बैंक से जो कैश निकाला, ये एंट्री आपस में रिकंसाइल हो जाती है। तो जब आप रिकंसाइल करने बैठोगे तो बड़ा आनंद आएगा। एक ही चीज को रिकंसाइल करोगे तो मल्टीपल चीजें ऑटोमेटिकली रिकंसाइल होती जाएंगी आपकी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है रिकंसिलिएशन। करंट फाइनेंशियल ईयर का रिकंसाइल का आपको करना है और कंपैरिजन करना है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब यहाँ पे सर और डिटेल में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने चैनल के ऊपर। हम आगे अपने चैनल, यूट्यूब चैनल टेलीमन इंस्टीट्यूट के ऊपर। यहाँ पे मैंने 2 साल पहले वीडियोज डाल दी थी। ये देखो 31 मार्च को काम करने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट, 30 इंपोर्टेंट पॉइंट। ये केवल इंट्रोडक्शन था। फिर ये देखो वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 एंड वीडियो नंबर 4। तो ये 4 वीडियो मैंने जो बनाई थी फाइनल अकाउंट के ऊपर, जिसके ऊपर आपका भर भर के प्यार मिला हुआ है। ठीक है, खूब अच्छे खासे आपने व्यूज दिए हैं, खूब लाइक आपने किए। तो इन वीडियोस को देख लो। जो रिकंसिलिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे जीएसटी रिकंसाइल की आपको बात करके बताई है, यहाँ पे कैश के रिकंसिलिएशन की बात करके बताई है, अकाउंट फाइनलाइजेशन से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करके बताइए आपको। ठीक है, न्यू फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको कैसे एंटर करना है, डाटा को स्प्लिट वगैरह कैसे करना है, वो यहाँ पे 3 तरीके आपको बताएं। तो ये पूरी वीडियोस आप जो है यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो भैया आपको ईयर एंड पे क्या करना है, आपको ईयर एंड पे करना है रिकंसाइल करो। ये मत इस चक्कर में पढ़ो कि नेगेटिव कैश को ठीक कैसे करना है। इस चक्कर में पढ़ो कि कैश को जब आप रिकंसाइल करोगे तो नेगेटिव कैश ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जब आप स्टॉक को रिकंसाइल करोगे तो नेगेटिव स्टॉक ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। पार्टीज के बैलेंसेस अपने आप ठीक हो जाएंगे, बैंक ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको बताऊं तो आपको क्या क्या रिकंसाइल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है जीएसटी। आप करते क्या हो भाई साहब, व्यापार करते हो। व्यापार में 2 चीजें होती है, या तो आप गुड्स बेचोगे या सर्विस बेचोगे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी का रिकंसिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरे साल में तो भर भर के गलतियां की हैं, ईयर एंड पे कुछ भी नहीं होने वाला। तो मेरे भाई, हमें अगर अपने रिजल्ट को ठीक करना है, अगर हमको अपने रिजल्ट को ठीक करना है, फाइनल अकाउंट को ठीक करना है, तो पहले अपनी रिकॉर्डिंग को ठीक करो। हेल्थ तो तभी बनेगी जब हेल्थी खाना खाओगे। जब खाओगे जहर तो निकलेगा जहर। ठीक है भाई साहब, तो मुद्दे की बात ये आती है, जो पॉइंट की बात है, जो कि प्रैक्टिकल चैनल जो हम बोलते हैं बार बार प्रैक्टिकल पढ़ाई, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई तो भाई साहब ये है कि पहले ABCD सीखो। मतलब पहले रिकॉर्डिंग सही करो। रिकॉर्डिंग सही करोगे तो फाइनल अकाउंट ऑटोमेटिकली बनेंगे। मोस्ट ऑफ द फर्म्स के क्रेडिट लेजर, कैश लेजर कभी रिकंसाइल होते ही नहीं है, वो हमेशा गलत होती है। सीए साहब भी अपने एक फाइनल नोट लगा के उस बैलेंस शीट को फाइनल कर देते हैं। ठीक है, तो रिकंसाइल जीएसटी लेजर, जीएसटी की लेजर्स को रिकंसाइल करो, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर को रिकंसाइल करो। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको सेल एंड परचेज को रिकंसाइल करना है जीएसटी रिटर्न के साथ। जीएसटी या 3B आपसे बुक्स से मैच होनी चाहिए। 1 और 3B मैच होना चाहिए, 1 और बुक्स मैच होना चाहिए, 2A 2B 3B 2A एंड बुक्स, ये सब कुछ मैच होना चाहिए। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि एक एक पॉइंट को समझाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशन है वो है जीएसटी का रिकंसिलिएशन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने जीएसटी की रिटर्न फाइल की है और आपकी बुक्स में आपका डाटा, अगर ये दोनों ही रिटर्न, अगर आपकी चीजें मैच नहीं हो रही है, जो आपने डाटा गवर्नमेंट को दिया और जो डाटा आपके पास है, अगर वो मैच नहीं हो रहा, तो भगवान ही मालिक है भाई साहब आपका। फिर तो जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों से ही लव लेटर आएंगे। तो लव लेटर से बचना हो, नोटिस से बचना हो, तो आपका जीएसटी का और इनकम टैक्स का मतलब टीडीएस वगैरह का लेजर प्रॉपर्ली रिकंसाइल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर वैसे अकाउंटिंग थोड़ी बहुत आपको सीख लेनी चाहिए। वो आप हमारे कोर्स से, हमारी वेबसाइट से भी आप जाके सीख सकते हो। यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी वीडियो हमने डाल रखी है। ठीक है, सो जीएसटी का रिकंसिलिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो कैश एंड को चेक कर सकते हो, भाई पिछले साल कितना कैश एंड था, क्योंकि यहाँ रिकंसिलिएशन की बात तो यहाँ पे समाप्त। उसके बाद कंपैरिजन की बात आती है। कैश एंड को चेक करो, कैश को रिकंसाइल करो, कैश की रिसीप्ट्स को रिकंसाइल करो, कैश के पेमेंट या एक्सपेंस वाउचर। कैश नेगेटिव क्यों होता है? 10,000 की रसीद 1 लाख में चढ़ाओगे तो कैश नेगेटिव हो जाएगा। 1 लाख रुपए आया, आपने 10,000 में चढ़ाया तो कैश नेगेटिव हो जाएगा या कैश एक्सेस हो जाएगा। तो उनको ठीक करने के लिए आपको अपनी कैश की रिसीप्ट्स और कैश की पेमेंट को चेक करना होगा। बैंक को रिकंसाइल करोगे, मल्टीपल चीजें ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाएंगी। ठीक है, कंफर्मेशन लेना है डेटर को, मतलब डेटर को रिकंसाइल करना है और स्पेशली उन डेटर का कंफर्मेशन लेना है जिनका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। वैसे डेटर आपकी क्या होती है? असेट्स होती है। अगर डेटर का क्रेडिट बैलेंस आ गया तो आपको उसको क्या करना है? चेक करना है या कंफर्मेशन लेना है अपने डेटर से, क्योंकि अब वो आपका क्रेडिटर बन गया, वो असेट साइड नहीं रहेगी, वो आपकी लायबिलिटी साइड हो गई, मतलब एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो गया है। कंफर्मेशन ऑफ क्रेडिटर स्पेशली दोज विद डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर को रिकंसाइल करना है बट स्पेशली उनको रिकंसाइल जरूर करना है जिनके बैलेंस डेबिट आ रहे हैं।
क्योंकि जब आप सीए साहब के सामने अपना डाटा भेजोगे तो सीए साहब की निगाह सीधा उन बैलेंसेस के ऊपर जाएगी जो अपोजिट आ रहे हैं, जो अपोजिट बैलेंसेस आ रहे हैं उनके ऊपर सीए साहब की निगाह पहले जाएगी। तो अगर क्रेडिटर का डेटर बैलेंस आ रहा है, डेटर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो सीए साहब की आंखों को वो एकदम से अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए भैया सीए की ऑडिट से पहले अपनी ऑडिट कर दो, और सीए को अगर उस पर वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी तो सीए की निगाह में आपकी इमेज बनेगी, और आपकी इमेज बनेगी तो आपकी माउथ टू माउथ मार्केटिंग होगी, मतलब आपके लिए जॉब के मल्टीपल रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि अगर आप कभी भी उस कंपनी को छोड़ोगे तो सीए बोलेगा भाई साहब इस अकाउंटेंट को तो मैं कहीं पे लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा, क्योंकि ये अकाउंटेंट काम ही इतना बढ़िया करता है कि मुझे या मेरे आर्टिकल्स को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ प्रॉपर्ली रिकंसाइल और कंपैरिजन करके देता है। ठीक है, सो टेकिंग बैलेंस कंफर्मेशन ऑफ ऑल रनिंग पार्टीज, अगर ले सकते हो बैलेंस कंफर्मेशन तो ले लो, नहीं ले पाते तो ऐसी कोई हाय तौबा नहीं है। अगर आप प्रॉपर्ली बुक्स को मेंटेन कर रहे हो तो चेक करो कि आपने किसी हॉलीडे में तो बैंक की एंट्रीज पास नहीं कर दी, संडे कोई हॉलीडे नहीं होता, ठीक है, 7 दिन भी कंपनीज खुलती है। गेजेटेड हॉलीडे जो है जैसे कि आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तो इनमें अगर आपने कोई बैंक की एंट्रीज या कैश की एंट्री या कोई भी एंट्री को रिकॉर्ड करा तो देखो उसको उस डेट से हटाओ, नहीं तो उसके ऊपर भी आपको पेनल्टी भुगतने पड़ सकती है। कैश एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 48(3) आपको चेक करना है, 10,000 से ज्यादा आपने किसी सिंगल लेजर मतलब सिंगल व्यक्ति, सिंगल डे या सिंगल एक्सपेंस के अगेंस्ट में आपने 10,000 से ज्यादा कैश तो नहीं दिया है। ये सब चीजें उनके लिए एप्लीकेबल होती है जिनकी फर्म्स ऑडिट हो रही है। जो सेक्शन 44 AD में अगर अपनी रिटर्न फाइल करते हो उनके लिए फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग कुछ होता ही नहीं है, वो तो कुछ भी डाटा दिखा दो, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अगर आप सेक्शन 44 AD में रिटर्न फाइल करते हो। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये आपको उसलिए बता रहा हूँ अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना है, ठीक है। बट ये सारे पॉइंटों का जो निचोड़ है वो यही है, रिकंसाइल करंट फाइनेंशियल ईयर एंड कंपैरिजन विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। चेक करो कोई ऐसी एंट्री, पर्सनल की एंट्री आपने बुक्स में रिकॉर्ड तो नहीं कर दी जो कि आपके ऑनर ने, पार्टनर ने कोई भी अगर पर्सनल डिडक्शन क्लेम करा था वो एंट्री आपने कहीं अपने एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड तो नहीं कर ली है, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस आपने कैपिटलाइज किए या नहीं की ये भी आपको चेक करना है। जीपी एंड एनपी का कंपैरिजन करना है, जहां कंपैरिजन की बात आ रही है तो कंपैरिजन किसका करना है, पिछले साल के जीपी और एनपी को। अगर उसमें बहुत ज्यादा मिसमैचेज है तो आपको लव लेटर आएगा, ठीक है। आपको चेक करना है प्रॉपर ग्रुपिंग हो रखी है आपके लेजर की कि नहीं। पता चले आपके क्रेडिटर का बैलेंस डेबिट आ रहा है और आपने उनका ग्रुप ले रखा है क्रेडिटर, तो ऐसा नहीं करना है। जब तक आपको डेबिट और क्रेडिट समझ में नहीं आती तो अकाउंटिंग सीखना आपका व्यर्थ है। तो क्रेडिट, डेबिट, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी, इनको समझ जाओ। अकाउंटिंग बच्चों का काम है और फाइनल अकाउंट तो बिल्कुल ही बच्चों का काम है, कुछ नहीं करना होता भाई साहब। हुआ मैं बना नहीं सकता हूं, मैं तो सिंपल सी बात करूंगा, मेरे को आज तक 15 साल में कभी समझ में नहीं आया कि भाई साहब फाइनल अकाउंट में ऐसा कौन सा स्पेशल पहाड़ टूट पड़ा जो सारा काम 31 तारीख को करेंगे। ये काम कर लो, बात खत्म, और ये काम 31 तारीख को नहीं किया थे। ये जनरली आपकी वर्किंग है, ये जितनी भी मैं आपको वर्किंग बता रहा हूं ये 31 तारीख की वर्किंग नहीं है, ये एक अकाउंटेंट की वर्किंग में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अकाउंट असिस्टेंट है तो रिकॉर्डिंग करेगा, अकाउंट मैनेजर बन गया तो जीपीएनपी को कंपैरिजन करने लगेगा, ठीक है। ये काम है, नॉर्मली वर्किंग है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि 31 तारीख को ये सब कुछ करना है। ये आप रोज करो, हर महीने के एंड में करो, ठीक है। अगर आपकी कोई सिस्टम कंसर्न है, मतलब एक ही मालिक की 2 कंपनी और आपस में लेन देन करती हैं, तो उन दोनों की बुक्स में क्या क्या बैलेंस आ रहे हैं दोनों के, ये भी जरूर चेक करें, ठीक है। इसके अलावा टीडीएस काटा है, अगर आपके टीडीएस आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपने उन एक्सपेंसेस के ऊपर टीडीएस काटा है या नहीं काटा, ये भी आपको जरूर चेक करना है, ठीक है। लोन और एफडी के स्टेटमेंट्स को बैंक से या एनबीएफसी जहां पे भी आपके लोन और एफडी है उनको कलेक्ट करके उनकी एंट्रीज को पास करना है, इंटरेस्ट की या प्रिंसिपल की, उन सबको। 31 तारीख को आपको बेसिकली फिजिकली स्टॉक को चेक करना है और कंप्यूटर से उसको मैच करवाना है कि कंप्यूटर में क्या स्टॉक आ रहा है और फिजिकली स्टॉक क्या आ रहा है, ठीक है। पेमेंट आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट किया या नहीं किया 31 मार्च तक, अगर नहीं किया तो उसको पे कर दो, जिससे कि आप इंटरेस्ट से बच जाओगे, ठीक है। और कैश विड्रॉल जो आपने पिछले साल कैपिटल अकाउंट में, मतलब जिनको ड्राइंग बोल देते हो आप, जो भी आपने ड्राइंग पिछले साल दिखाई थी उससे एक बार कंपैरिजन करते हुए इस साल भी आप अपने कैश को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। पिछले साल में जो आपने लेजर्स दिखाए हैं उनको चेक करो, पिछले साल में जो आपने एक्सपेंसेस दिखाए हैं उनका कंपैरिजन करो, बिकॉज मैंने बताया फाइनल अकाउंट क्या है, इट्स ऑल अबाउट रिकंसिलिएशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड कंपैरिजन विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये डेफिनेशन कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये डेफिनेशन एक्सपीरियंस की डेफिनेशन है, मैंने भी कहीं से बनाई नहीं है, जो झेला है वो कोर्स में पेला है, ये मेरी टैगलाइन होती है कोर्स के अंदर, ठीक है। सो मैं तो कोर्स में वो सिखाता हूं जो मैंने फेस किया, और यही मैंने फेस किया है। जब 15 साल, 10 साल, 5 साल जब आप धक्के खा लोगे सीए के पास जा जाके, तो आपको पता चलेगा भैया सीए साहब भी कुछ नहीं कर रहे, सीए साहब हम ही से करवा रहे हैं। मैं किसी सीए साहब से कुछ छह नहीं रहा, गलत मत ले लेना। कहने का मतलब है सीए साहब भैया पूरे साल की वर्किंग एक दिन में थोड़ा कर देंगे, वो भी आपसे यही कह रहे हैं कि जो आपने वर्किंग करी है उसको सही करके मेरे पास लेके आओ, ठीक है। बैंकों के लोन अगर आपके हैं तो लोन का स्टेटमेंट लो, प्रिंसिपल की एंट्री और इंटरेस्ट की एंट्री को बाइफरकेट करते हुए एंट्रीज को पास करो। ये सब कुछ मैंने टेली अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत सी वीडियोस है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
26 ईयर्स को रिकंसाइल कर सकते हो। तो कुल मिला के जो इंपॉर्टेंट एक काम था, ये मत समझना है सारे काम थे, काम एक ही है, वो क्या है, रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन अगर आप रोज करो, मंथ एंड पे करो, क्वार्टर एंड पे करो तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। ईयर एंड पे कोई जादू की छड़ी नहीं है तुम्हारे पास जो तुम घुमा दोगे और सारा काम एक ही झटके में हो जाएगा, ठीक है। और 31 तारीख को आपका साल क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप नए साल में जब एंट्री हो जाओगे तो कोई भी एंट्री ये थोड़ा ना कि आप पिछले साल की पास कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप कोशिश करो कि ईयर एंड से पहले ही आप अपनी ऑडिट खुद ही तैयार कर लो, ठीक है। सो ये छोटी सी एक वीडियो थी भाई साहब, आई होप आप इसको प्यार दोगे, ठीक है। इसके अलावा जब आप चैनल पे आओगे तो चैनल पे जैसा कि मैंने आपको बताया सारी वीडियोस डली हुई हैं, एक एक वीडियो अपने आप में इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप किसी, अब जैसे लोन वाली मैंने बात की तो देखो लोन की एंट्री रही वीडियो नंबर 5, अब किसी भी लोन की एंट्री आपके लिए क्या होगी भाई साहब, फेल होगी। कार लोन, प्रॉपर्टी लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकी एंट्रीज को कैसे पास करना है, तो एक एक वीडियो हमने यहाँ पे जो है जीएसटी के रिकंसिलेशन के ऊपर तो मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस आपको बना के दी हैं, ठीक है। सो वो सारी वीडियोस को आप देख सकते हो और अपने अकाउंट को फाइनलाइज कर सकते हो। जैसे कि ये देखो 2A का रिकंसिलेशन ये रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको बताई हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करें, वीडियोस देखें, अपनी नॉलेज को एनहांस करें और अपने अकाउंटिंग करियर में तरक्की पाएं। आई होप आप वीडियो को प्यार दोगे। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर पूरी वीडियो को ब्रीफ में बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है रिकंसिलेशन, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है आपकी रिकॉर्डिंग। ईयर एंड पे कुछ भी स्पेशल नहीं होता है, आप अपने ट्रांजैक्शन को पूरे साल अच्छे से रिकॉर्ड करो, जीएसटी से रिकंसाइल करते हुए चलो, तो आपको ईयर एंड पे ना एनुअल रिटर्न, क्योंकि अभी ईयर एंड का हुआ है, फिर थोड़े दिन बाद एनुअल रिटर्न का हुआ होगा, एनुअल रिटर्न पे भी कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है अगर आप पूरे साल काम अच्छे से करते हुए आए हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।